इमेजिन कीजिए, एक 77 साल का बूढ़ा आदमी टीवी स्क्रीन पर आता है और सिर्फ एक स्टेटमेंट देता है, और उस एक स्टेटमेंट में पूरी मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर और पावरफुल किंग्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सऊदी अरेबिया से लेकर कुवैत तक के रूलर्स को अपना एंड बिल्कुल सामने दिखने लगता है। अपनी पावर और कुर्सी बचाने के डर से इन किंग्स ने एक ऐसा एक्सट्रीम जियोपॉलिटिकल गेम खेला जिसने आज के मॉडर्न मिडिल ईस्ट को एक टाइम बम पर बिठा दिया है। लाखों लोगों की जान गई, अमेरिका के मैसिव मिलिट्री बेस बन गए और शेडो वार का एक एंडलेस सिलसिला शुरू हो गया। ये स्टोरी उस एक पैनिक की है जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी इस ईरान की मेगा सीरीज के एपिसोड नंबर 10 में पहुंचते पहुंचते अब आप मिडिल ईस्ट के कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल के मास्टर बन चुके होंगे। आज के टाइम में ईरान ने हमास, हूती और हिजबुल्ला जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स का जो पूरा डेडली नेटवर्क बिछाया है वो कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये सब एक चेन रिएक्शन का हिस्सा था। आज हम इसी रूट कॉज को डिकोड करेंगे कि कैसे अरब किंग्स के पैनिक ने ईरान को ये डेंजर रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। इस स्टोरी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां हमने एपिसोड 9 में ईरान को छोड़ा था। शाह ऑफ ईरान देश छोड़कर भाग चुके थे और अयातुल्ला खोमेनी पावर में आ चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा अर्थक्वेक शाह का जाना नहीं था, असली धमाका तो डिक्लेरेशन था जो खोमेनी ने तेहरान पहुंचते ही किया था। उन्होंने ओपन टीवी पर अनाउंस कर दिया था कि इस्लाम में हेरिडिटी मोनार्की यानी राजाओं के रूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये राजा महाराजा, ये सुल्तान की गद्दी, ये पूरा सिस्टम ही टोटली इनवैलिड है और गलत है इस्लाम के हिसाब से। हमारे पिछले एपिसोड को ध्यान से देखने वाले व्यूअर्स तुरंत समझ गए होंगे कि 1979 के इस रेवोल्यूशन से मिला वो कॉन्फिडेंस कितना खतरनाक था। जब आपने अपने ही देश के सुपर पावरफुल शाह को उखाड़ फेंका हो तो आपको नेचुरली लगने लगता है कि आप पूरे मिडिल ईस्ट के किंग्स को उनकी गद्दी से उतार सकते हैं। अब इस एक छोटी सी लाइन का जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट समझिए। उस टाइम ईरान के बॉर्डर्स के आसपास में कौन था? सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कुवैत और यूएई, ये सब के सब प्योर किंगडम थे। वहां कोई वोटिंग या डेमोक्रेसी नहीं थी। वहां एक किंग के बाद में उसका बेटा डायरेक्टली पावर में आ जाता था। जब खोमेनी ने कहा कि किंग का रूल इनवैलिड है तो वो डायरेक्टली अपने पड़ोसी देशों के रूलर्स को टारगेट कर रहे थे। खोमेनी ने एक बिल्कुल नया रेडिकल आइडिया दिया था जिसे विलायत ए फकीह कहा जाता है। इसका सिंपल मतलब था कि देश को एक एक्सपर्ट सुप्रीम लीडर को चलाना चाहिए, किसी आम यास राजा को नहीं चलाना चाहिए। यह सुनकर अरब किंग्स की नींद उड़ गई। उन्हें डर लगने लगा कि अगर ईरान की आम पब्लिक अपने पावरफुल शाह को हटा सकती है तो उनकी अपनी पब्लिक उन्हें कितनी देर तक टॉलरेट करेगी। ये पैनिक तब और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जब खोमेनी ने एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन की नई फॉरेन पॉलिसी अनाउंस कर दी। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि हम इस रेवोल्यूशन को सिर्फ ईरान की बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, हम इस आग को बाहर भेजेंगे। जहां जहां ऐसे डिक्टेटर रूल कर रहे हैं वहां की पब्लिक को हम जाएंगे और उन्हें रिवोल्ट करने के लिए सपोर्ट देंगे। अरब किंग्स को अब अपनी आंखों के सामने अपना पूरा एम्पायर कोलैप्स होता हुआ दिख रहा था। इस एक डिक्लेरेशन ने पूरे रीजन में एक साइलेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी थी। डर बड़े से बड़े लीडर से भी सबसे एक्सट्रीम डिसीजन करवा लेता है। 1979 खत्म होने वाला था और सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही मैसिव स्ट्रेस में जी रहा था। तभी 20 नवंबर 1979 को एक ऐसी शॉकिंग इंसिडेंट हुई जिसने जियोपॉलिटिक्स डर को रियलिटी में बदल दिया। सुबह का वक्त था, मक्का की मस्जिद के अंदर कई सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी अचानक कुछ हैवी आर्म्स लेकर मास्क पहने हुए मक्का के अंदर घुस गए। उन्होंने पूरे मक्का को अपने कंट्रोल में ले लिया और सऊदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ओपन रेबेलियन डिक्लेयर कर दिया। उनकी स्ट्रिक्ट डिमांड थी कि ये सऊदी रूलिंग फैमिली का सिस्टम अभी के अभी खत्म होना चाहिए। सऊदी अरब को तुरंत लगा कि ये ईरान के खोमेनी का ही मास्टर प्लान है। उन्हें लगा कि ईरान ने अपनी एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन पॉलिसी शुरू कर दी है और ये उनका पहला डायरेक्ट अटैक है। हालांकि रियलिटी में वो एक बिल्कुल अलग लोकल एक्सट्रीम ग्रुप था जिसका ईरान से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन उस वक्त पैनिक इतना हाई हो गया था कि उस समय लॉजिक और फैक्ट और इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर किसी ने भी फोकस नहीं किया। इस एक इंसिडेंट ने सऊदी अरेबिया की पूरी इंटरनल मशीनरी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्हें लगा कि अगर पब्लिक पर एक्सट्रीम कंट्रोल नहीं लगाया गया तो वे कल को ईरान से इंस्पायर्ड होकर सड़कों पर उतर जाएंगे।
इसलिए उन्होंने देश में बहुत हैवी रिस्ट्रिक्शन और एक्सट्रीम रिलीजियस रूल्स एक्सपोज कर दिए। लेकिन मक्का को वापस सिक्योर करने के बाद भी उनकी टेंशन खत्म नहीं हुई। उन्हें पता था कि आज तो वो बच गए, पर कल क्या होगा। ईरान को बॉर्डर के उस पार ही रोकना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये थी कि सऊदी अरेबिया की अपनी मिलिट्री इतनी मैसिव या फिर एक्सपीरियंस नहीं थी कि वो डायरेक्ट ईरान की पावर को फेस टू फेस कर सके, उससे टकरा सके। उन्हें एक ऐसे प्रॉक्सी प्लेयर की जरूरत थी जो उनके बिहाफ पर फ्रंट लाइन पर जाकर डायरेक्ट वॉर लड़ सके, और जल्दी ही उन्हें अपना वो परफेक्ट प्लेयर मिल गया। अरब किंग्स ने सद्दाम हुसैन की पॉलिटिकल एम्बिशियस को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक वेपन बना लिया। 1980 में सद्दाम के पास दुनिया की एक बहुत मैसिव और हेवी आर्म्ड मिलिट्री थी, लेकिन इस बड़ी फौज को लंबे वक्त तक वॉर में स्टैंड करने के लिए उनके पास में एक्स्ट्रा फंड नहीं थे। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और कुवैत के पास में मतलब ऑयल एक्सपोर्ट की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर का अनलिमिटेड कैश फ्लो था, पर उनके पास में स्ट्रॉन्ग फाइटिंग फोर्स नहीं थी। यहाँ पर एक परफेक्ट जियोपॉलिटिकल डील साइन हुई। अरब किंग्स ने सद्दाम को एक क्लियर कट ऑफर दिया, तुम ईरान पर मिलिट्री प्रेशर बनाओ, हम तुम्हें पूरा फाइनेंशियल बैकअप देंगे। 22 नवंबर 1980 सद्दाम हुसैन ने अचानक ईरान पर मैसिव इन्वेजन कर दिया। सद्दाम का ओवर कॉन्फिडेंस कैलकुलेशन ये था कि ईरान अभी क्योटिक रेवोल्यूशन से निकला है, उसकी मिलिट्री कंप्लीटली अभी अनऑर्गेनाइज्ड होगी, इसलिए उन्हें ईजिली हराया जा सकता है। लेकिन रियलिटी में ये मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल भूल साबित हुई। जैसे ही बाहरी एनिमी ने अटैक किया, ईरान की आपसी लड़ाई में बिखरी हुई पब्लिक पूरी तरह से यूनाइट हो गई। डॉक्टर, इंजीनियर्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और आम सिविलियन डायरेक्टली बॉर्डर की तरफ निकल पड़े। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो अपने देश की 1 इंच जमीन भी छोड़ेंगे नहीं। ईरान का ये रेजिस्टेंस देखकर अरब किंग डीप पैनिक में आ गए। उन्हें रियलाइज हो गया था कि अगर सद्दाम इस वार में हार गया तो ईरान की आर्मी का नेक्स्ट टारगेट वो खुद ही होंगे। अपने इस एक्सट्रीम फियर को छुपाने के लिए उन्होंने कैश की ऐसी सुनामी ला दी जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखी गई थी। अकेले सऊदी अरेबिया ने ही ऑलमोस्ट $25 बिलियन का फंड सद्दाम को ट्रांसफर किया था। कुवैत ने $15 बिलियन दिए थे। वेस्ट ने भी सद्दाम को वेपन्स और क्रिटिकल इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड करवाया था। आपको याद होगा कि एपिसोड 8 में हमने डिटेल में देखा था कि कैसे वेस्टर्न पावर्स ने ईरान के ऑयल को कंट्रोल करने के लिए उनके डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर मोहम्मद मोसादेक को ओवरथ्रो किया था। ईरान को ये बात क्रिस्टल क्लियर पता चल गई थी कि वेस्ट कभी उनका दोस्त नहीं हो सकता है। दुनिया की सारी सुपर पावर एक साइड थी और अकेला बिखरा हुआ ईरान दूसरी साइड था। 8 साल तक ये ब्रूटल और ब्लडी वार चलती रही। लाखों मासूम इस जियोपॉलिटिकल गेम का शिकार बन गए, लेकिन इतने मैसिव प्रेशर के बाद भी ईरान बिल्कुल नहीं हारा। उल्टा उन्हें यह हमेशा के लिए समझ में आ गया था कि ग्लोबल स्टेज पर उनका कोई दोस्त नहीं है। उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए एक बिल्कुल नया आउट ऑफ द बॉक्स डिफेंस सिस्टम खुद से इन्वेंट करना पड़ेगा। इस 8 साल के स्ट्रगल ने ईरान के नेशनल कैरेक्टर में और मिलिट्री माइंडसेट को परमानेंटली बदल कर रख दिया। उन्होंने डीपली एनालिसिस किया कि अगर उनके पास दुश्मनों जैसी मैसिव कन्वेंशनल मिलिट्री और अनलिमिटेड $1 बिलियन का बजट नहीं है तो आमने सामने का डायरेक्ट वॉर लड़ना असंभव है। उन्होंने वार गेम के रूल्स ही बदल दिए और यहां से ऑफिशियली बर्थ होता है IRGC का, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स। ये कोई नॉर्मल स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, इसे स्पेसिफिकली अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और कोवर्ट ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था। इसका कोर मास्टर प्लान था असिमेट्रिकली वॉरफेयर। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझिए, अगर आपका दुश्मन एक ज्वाइंट भालू है तो आप उससे फिजिकली रेसलिंग मत करो, आप मधुमक्खियों का एक स्वाम मतलब झुंड बनाकर ले जाओ और वो उसके ऊपर डायरेक्टली छोड़ दो। असिमेट्रिकल वॉरफेयर का सिंपल लॉजिक है दुश्मन को वहां हिट करना जहां वो सबसे वीक हो और इस तरीके से हिट करना कि उसके पास में कोई भी डायरेक्ट काउंटर अटैक ना हो। ईरान ने एक गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने डिजाइन किया कि वो अपना डिफेंस अपनी बॉर्डर के अंदर बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि एनिमीज की बॉर्डर के अंदर जाकर करेंगे। लेबनान, सीरिया और इराक के अंदर उन्होंने नए हाईली आर्म्स फोर्सेस को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसे आज की मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में हम प्रॉक्सी कहते हैं।
1982 का वक्त था। ईरान ने अपने सबसे टॉप स्ट्रेटेजिक ऑपरेटर्स और मास्टरमाइंड्स को कोवर्टली लेबनान भेज दिया। वहां उन्होंने लोकल मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी को टॉप लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग, फंड और एडवांस वेपन प्रोवाइड कराए और इस प्रोसेस से फॉर्म हुआ हिजबुल्ला। ये ईरान की एक अल्टीमेटम इनविजुअल डिफेंस शील्ड बन गई। ईरान ने खुद डायरेक्ट सामने से कोई गोली नहीं चलाई, बल्कि उन्होंने एक ऐसा घोस्ट आर्मी खड़ी कर दी है जो उनके दुश्मन को कंट्रोल करती है और असली जख्म देती है। आज जो हम ग्लोबल न्यूज़ में देखते हैं कि यमन में ह्यूथी रेबल्स रेड सी ब्लॉक कर रहे हैं या मिडिल ईस्ट में अलग अलग ग्रुप्स डायरेक्टली सुपर पावर को चैलेंज कर रहे हैं, ये सब अचानक ओवरनाइट पैदा नहीं हुआ है। ये सब उसी 1980 की असिमेट्रिकल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी का फाइनल रिजल्ट है। अरब किंग्स ने सोचा था कि वो अनलिमिटेड पैसा फेंक कर ईरान को कंप्लीटली क्रश कर देंगे, लेकिन ईरान ने उसी एक्सट्रीम प्रेशर को रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक ऐसा पावरफुल रीजनल नेटवर्क बना लिया जो आज की $बिलियन मैसिव आर्मी पर भी भारी पड़ सकता है। 1988 आते आते ये एंडलेस वॉर फाइनली रुक गई। न सद्दाम हुसैन की क्लियर विक्ट्री हुई और ना ही ईरान ने सरेंडर किया, लेकिन इस पूरे डेडली गेम का इम्पैक्ट अरब किंग्स पर पड़ा। वो अब पहले से डबल फियर और इनसिक्योरिटी में जीने लगे थे। उन्हें रियलिटी का हार्ड चेक मिल चुका था कि सद्दाम हुसैन अब कंप्लीटली कंट्रोल से बाहर हो चुका था और दूसरी तरफ ईरान अब एक हार्डली एक्सपीरियंस और डेंजरस पॉलिटिकल मास्टर बन चुका था, जिसका शैडो नेटवर्क उनके देश की बॉर्डर तक पहुंच चुका था। लेकिन खोमेनी का विजन सिर्फ अरब राजाओं की गद्दी गिराने तक सीमित नहीं था। वो खुद को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था। पर यहाँ उनके सामने एक बहुत बड़ी और लगभग नामुमकिन जियोपॉलिटिकल दीवार खड़ी थी। ईरान एक सिया बहुल देश है, जबकि पूरी दुनिया में लगभग 85% मुस्लिम सुन्नी है। एक सिया लीडर को सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे सुन्नी देशों की आम जनता अपना मसीहा कैसे मान लेगी? यहीं पर खोमेनी ने आधुनिक इतिहास का सबसे खतरनाक और चालाक मास्टर स्ट्रोक खेला। आज की जनरेशन को शायद यह पता भी ना हो कि 1979 की इस इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान और इजराइल असल में एक बहुत अच्छे दोस्त थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शाह के दौर में ईरान इजराइल को अपना कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल बेचता था और बदले में इजराइल उन्हें अपने सबसे एडवांस हथियार, मिलिट्री ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर की नई नई तकनीक देता था। दोनों के बीच में इतने बेहतरीन कूटनीतिक रिश्ते थे कि इजराइल की एम्बेसी भी तेहरान के बीचों बीच में शान से चलती थी। लेकिन सत्ता में आते ही खोमेनी ने इस पूरी बिसात को रातों रात पलट दिया। उन्होंने इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए। तेहरान में मौजूद इजराइल की एम्बेसी को फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया गया और इजराइल को छोटा शैतान, लिटिल शैतान घोषित कर दिया गया। क्या इजराइल ने ईरान पर कोई हमला किया था? बिल्कुल नहीं। ये कोई धार्मिक या मिलिट्री दुश्मनी नहीं थी, बल्कि यह ईरान की एक सोची समझी भू राजनीतिक रणनीति थी। खोमेनी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि फिलिस्तीन का मुद्दा अरब देशों की जनता की सबसे बड़ी कमजोर नब्ज है, उसका सबसे बड़ा इमोशन है। उन्हें पता था कि अगर ईरान इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक दुश्मन बन जाएगा तो मिडिल ईस्ट की सुन्नी जनता अपने राजाओं से ज्यादा ईरान के लीडर को अपना असली हीरो मानने लगेगी। इजराइल से यह दुश्मनी इस्लाम के लिए नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा बनाने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल की गई थी। और खोमेनी जानते थे कि सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला था। इसी अदृश्य युद्ध को ग्राउंड पर लड़ने के लिए ईरान ने अपने सबसे खतरनाक और अचूक हथियारों को जन्म दिया, प्रॉक्सी फोर्सेस। उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया, उसे फंडिंग और ट्रेनिंग दी और आगे चलकर गाजा में हमास जैसे गुटों को मजबूत किया। मकसद सिर्फ एक था, इजराइल को हमेशा चारों तरफ से उलझा कर रखना, ताकि ईरान खुद कभी डायरेक्ट जंग में ना फंसे और पूरी दुनिया में यह खौफ बना रहे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जिसे समझे बिना मिडिल ईस्ट का पजल कभी पूरा नहीं हो सकता है। आखिर इजराइल ईरान की इन धमकियों और प्रॉक्सी ग्रुप को इतना सीरियस क्यों लेता है? इसके लिए आपको इजराइल का ट्रॉमा समझना होगा। 1948 में अपने जन्म से ही इजराइल ने सिर्फ एक ही खौफ के साए में जीवन बिताया है, वाइप आउट।
नक्शे से पूरी तरह मिट जाने का खौफ। दूसरे विश्व युद्ध के होलोकॉस्ट में हिटलर द्वारा लाखों यहूदियों के मारे जाने के बाद में उन्होंने बहुत संघर्ष करके मिडिल ईस्ट के बीचों बीच अपना एक छोटा सा देश बनाया था, लेकिन ये देश बनते ही उन पर चारों तरफ से अरब देशों ने एक साथ हमला कर दिया था। इजराइल के डीएनए में यह बात बैठ चुकी थी कि अगर वो एक भी दिन कमजोर पड़े तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए जब 1979 के बाद में खोमेनी ने उन्हें खुलेआम छोटा शैतान कहा और उनके बॉर्डर्स पर हमास और हिजबुल्लाह का जाल बिछा दिया, तो इजराइल के अंदर का वो पुराना सर्वाइवल डर जो था वो जाग गया। ये कोई आम राजनीतिक दुश्मनी नहीं थी, ये सर्वाइवल के दो अलग अलग माइंडसेट का आमना सामना था। एक तरफ ईरान है जिसे लगता है कि पश्चिमी ताकत उसे कुचल देंगी, तो दूसरी तरफ इजराइल है जिसे लगता है कि ईरान उसे इतिहास के पन्नों से मिटाना चाहता है। इन दोनों के इसी खौफ ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक टाइम बम में बदल दिया है। अरब रूलर्स को क्लियर समझ में आ गया था कि अब सिर्फ पैसा उन्हें इस मेगा पावर से नहीं बचा सकता है। जब लीडर का सर्वाइवल खतरे में आता है तो वो एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं। अपनी पावर सिक्योर करने के लिए अरब किंग्स ने डायरेक्टली अमेरिका को इनवाइट कर लिया था। उन्होंने ऑफर दिया कि आप हमारे देश में अपने परमानेंट मिलिट्री बेस बनाइए और इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी का रिमोट कंट्रोल अब आपके हाथ में ले लीजिए। वॉर ऑफ द डिफेंस का सारा खर्चा हम उठाएंगे, बस हमारी गद्दी को सिक्योर कर दीजिए। इस एक सिंपल जियोपॉलिटिकल डिसीजन ने मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को पूरी तरह से पलट दिया। अमेरिका के आने से रीजन में एक फेक आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी तो आ गई, लेकिन इसका साइड इफेक्ट इतना डार्क और इतना मैसिव था कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब डायरेक्टली यूएस और उनके बेसेस सऊदी अरेबिया की जमीन पर एस्टेब्लिश हुए तो वहाँ की रेडिकल लोकल पब्लिक इसके एक्सट्रीमली अगेंस्ट हो गई। उन्हें लगा कि उनके देश पर एक फॉरेन ऑक्यूपेशन बनाया जा रहा है और उनके वैल्यूज़ के साथ साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। और इस फॉरेन एंट्री का विरोध करने वालों में एक आर्म फेस भी शामिल था जिसने आगे चलकर हिस्ट्री की सबसे डार्क टाइमलाइन क्रिएट की थी। उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। अरब किंग्स ने अपनी गद्दी और पावर बचाने के लिए जो अमेरिकन सिक्योरिटी शील्ड मांगी थी, उसी शील्ड ने एसेंशियल मॉडर्न ग्लोबल टेररिज्म का ग्राउंड जीरो तैयार कर दिया था। हमारी ईरान की मेगा सीरीज के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे इन अमेरिकी मिलिट्री बेसेस ने एक्सप्लोसिव कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया और कैसे ईरान ने इस नई वेस्टर्न ग्लोबल पावर का सामना करने के लिए अपना सबसे एडवांस इंटेलिजेंट नेटवर्क एक्टिव कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, कमेंट को स्वैप करके अभी हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो वीडियो को हाइप भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ में मैं अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी उस लिंक को छोड़ दूंगा, तो आप वहां जाकर भी अगला एपिसोड देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।